हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कहानी गुमनाम है कोई का अंतिम भाग प्रकाशित करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने कहानी को सराहा और प्यार दिया, उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने कुछ प्यारे व्यूअर्स की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए हम ये हॉरर प्रेम कहानी लेकर आए थे, जिसमें हमने प्यार मोहब्बत के साथ साथ सस्पेंस का खूब तड़का लगाया था। हमने दिन रात की मेहनत करके इस कहानी को लिखा बनाया था। एक आधे घंटे की कहानी के लिए हमें दिन के 6 से 7 घंटे जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करनी होती है दोस्तों। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें इस कहानी का वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसी हमने कल्पना की थी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप में से कुछ गिने चुने लोगों को ही हॉरर प्रेम कहानी पढ़ने सुनने में दिलचस्पी है। इसीलिए आगे से हमारे चैनल पर आपको इस तरह की कहानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आपसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मन निराश हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने जी जान लगाकर इस कहानी को अंतिम चरण तक पहुंचाया। दोस्तों, आपका प्यार और अच्छा रिस्पॉन्स ही हमें आगे लिखने की प्रेरणा देता है। तो आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स, अपनी समीक्षाओं और अच्छे रिस्पॉन्स से हमारा मनोबल बढ़ाते रहा कीजिए। और हाँ, अगर आपको मज़ेदार प्रेम कहानियाँ सुनने पसंद है तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी होगी आपके पसंदीदा किरदार सक्षम और दीक्षा के, जिसमें आपको दोनों की दीवानगी की हद देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई अंतिम भाग। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। शादी के बाद उन्होंने अपने सब बड़ों से आशीर्वाद लिया। शादी होते समय पूरी देर प्रताप सिंह तीनों मूर्तियों के इर्द गिर्द ही रहे। गौरव और पार्थ को मूर्तियाँ चुराने का कोई मौका नहीं मिला। शादी होने के बाद प्रताप सिंह ने कहा, हम तीनों कुलवधियों की मूर्ति को वापस रख देते हैं, अब इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि गौरव वहाँ आया। उसने मूर्तियों की तरफ देखकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप इतनी ऊपर इतनी भारी मूर्तियाँ लेकर कैसे जाएंगे? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ दादा साहब। चलो आओ पार्थ, मेरी मदद करो। प्रताप सिंह ने बहाने से उन तीनों को दूर कर दिया। मूर्तियों को संभालते हुए ऊपर ले जाने लगे। सब नंदिनी और अर्जुन के इर्द गिर्द खड़े थे, उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। प्रताप सिंह जल्दी से तीनों मूर्तियों के साथ ऊपर पहुंचे। वो अपने कमरे में जाने की बजाय दूसरे कमरे की तरफ बढ़े, जहां से वो कालखोड़ के मंदिर जा सकते थे। ऊपर आते ही तीनों मूर्तियां भी सक्रिय हो चुकी थी। कुछ ही देर में नंदिनी खुद अर्जुन को लेकर ऊपर आ जाएगी। हमें बाकी की तैयारियां निपटा लेनी चाहिए, सुभद्रा ने कहा। वो तो यहाँ पहुँच जाएगी, परंतु साथ ही हमें महल के लोगों को भी कुछ करना होगा। हमें इन्हें हमारे जादू में बांधना होगा ताकि ये बीच में रोड़ा न बन सके, सुनैना ने सुझाव दिया। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, सबसे पहले हम ये कार्य करेंगे। कालखोड़ का मंदिर उन मंत्रों से गूंज रहा था, तो वहीं उनके मंत्रों की आवाज़ एक छोटे से छेद के जरिए महल में भी आ रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन और नंदिनी को छोड़कर महल के बाकी लोग एक तरह की तंद्रा में खो गए। गौरव और पार्थ दोनों गाड़ी में थे और कहीं को जा रहे थे। महल से बाहर होने की वजह से वो तीनों रानियों के वशीकरण से बच गए। अर्जुन भी ना, हम दोनों को बाहर भेज दिया। यहाँ जान की लगी है और इसे अपनी फर्स्ट नाइट के लिए स्वीट बुक करवाना है, पार्थ ने गाड़ी चलाते हुए कहा। गौरव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, डम्बो, अर्जुन ये सब अपनी फर्स्ट फाइट के लिए नहीं कर रहा, वो ये सब नंदिनी को महल से दूर रखने के लिए कर रहा है। राजकुमारी नंदिनी ने कहा था कि चंद्र ग्रहण शुरू होते ही उनकी बलि देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमें उनके लिए किसी होटल में रूम बुक करवाना होगा जो प्रतापगढ़ की सीमा से बाहर हो। गौरव ने उसके सब समझाया। तब तो मुझे और भी तेज़ गाड़ी चलानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम ये काम कर सके। ग्रहण शुरू होने में अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। बोलते हुए पार्थ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसकी बात सुनकर गौरव ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, वैसे देखा जाए तो हमें कहीं जाकर रूम बुक करवाने की क्या ज़रूरत है। हम अभी उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि हमारी एडवांस बुकिंग की हुई है। इसी बहाने वो लोग महल से हट जाएंगे। वहीं महल में शादी के बाद अर्जुन और नंदिनी अपने कमरे में मौजूद थे। बाहर क्या हो रहा था वो इससे बेखबर थे। महल में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। बाकी के लोग देखने के लिए भले ही एक दूसरे के साथ मौजूद थे, लेकिन वो सब तंद्रा में खोए हुए थे। कमरे में मौजूद अर्जुन काफ़ी परेशान था। नंदिनी उसके पास आई और फिर कहा, अब तो हमारी शादी हो गई है, फिर तुम किस टेंशन में हो? नंदिनी की बात सुनकर अर्जुन का ध्यान टूटा। उसने जवाब में कहा, कहीं भी नहीं, वो मैं सोच रहा था कि आज रात हम दोनों नहीं नहीं, आज की रात कुछ प्लान मत करना। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नहीं पता, ये रात कई 100 सालों बाद आती है। हम बहुत लकी हैं अर्जुन, जो हमें ये सब करने का मौका दिया जा रहा है। नंदिनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हो गई ना तुम भी हैरान? बोलकर नंदिनी जोर से हंसी। वो बिल्कुल भी सामान्य बर्ताव नहीं कर रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्जुन की परेशानी और भी बढ़ रही थी। तुम्हें ये सब समझ आ जाएगा, बस एक बार मेरे साथ तो चलो। और हाँ, आज किसी चीज़ के लिए मना मत करना, नंदिनी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी उसे कहाँ लेकर जा रही है। इस बीच गौरव और पार्थ महल में पहुंचे।
उन्होंने देखा कि नंदिनी अर्जुन को ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी। ये ये दोनों कहाँ जा रहे हैं और ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? ऊपर तो प्रताप सिंह का। पार्थ घबराकर बोला तो जो अब महल में वापस आ गया था। वह दोनों दौड़कर उनके पीछे जाने लगे। अर्जुन को उनके कदमों की आहट महसूस हुई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। लगता है नंदिनी अभी भी उनके वश में है। ये खुद अर्जुन को अपने साथ ऊपर लेकर जा रही है। हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा, गौरव ने कहा। वो अब दोनों दबे पांव छुपते छुपाते उनके पीछे जाने लगे। नंदिनी अर्जुन को लेकर महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंची। वहां वो उसे लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां कालखोर के मंदिर का दूसरा रास्ता था। अंदर जाने से पहले अर्जुन रुक गया। उसे नंदिनी का हाथ छुड़ाया और चिल्लाकर कहा, पागल हो गई हो क्या? ये कहाँ लेकर जा रही हो? तुम कौन हो? तुम पूरी तरह भूल चुकी हो। हाँ, क्योंकि मैंने पूरी तरह इस खानदान को खुद को समर्पित कर दिया है। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तुम इस खानदान के वंशज हो तो तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए। नंदिनी खोए हुए स्वर में बोली, मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगा। चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो। अर्जुन नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ ले जाने लगा, पर वो अपनी जगह पर अडिग थी। अर्जुन उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तुम्हें याद करना होगा तुम कौन हो, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा ताकि नंदिनी को होश आ जाए। हमें अच्छे से याद है हम कौन हैं। हम एक चंद्रवंशी हैं और इस खानदान की नई बहू हैं। हमें अपना फर्ज निभाना है। नंदिनी दरवाजे के उस पार खड़ी थी तो अर्जुन दरवाजे के इस पार। वो उसे अंदर खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी। गौरव और पार्थ उसके पास आए, अर्जुन को अपनी तरफ ले जाने लगे। उनके बीच में बस थोड़ी ही फासला था। कितना कुछ प्लान किया था ना, लेकिन सब वेस्ट हो गया। पहले वो अस्थि कलश गायब हो गया तो अब ये महारानी मुझे खुद की बलि देने के लिए खुद ही घसीट कर ले जा रही है। अर्जुन गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या तुमने वो अस्थि कलश गायब कर दिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पार्थ ने हैरानी से कहा। अरे बताने का मौका ही कहाँ मिला। पता नहीं कब तुम सब कहाँ चले गए थे और अब यह बेवकूफ़ लड़की। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इन सब से कैसे बाहर निकलूँ? अर्जुन काफ़ी गुस्से में था। स्थिति पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुकी थी। क्या बकवास है। ऐसा क्या हर गेम वही जीतेंगे? पहले उन्हें नंदिनी का खून लेकर उसे कालखोर को अर्पित कर दिया। चंद्रवंशी बहुओं को जलाने के बहाने राजकुमारी नंदिनी को हमसे अलग कर दिया और अब अस्थि कलश भी छीन लिया। जल्दी वो नंदिनी की बलि भी दे देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुस्से में पार्थ ने अपना पैर वहाँ मटकों पर मारा तो वो एक एक करके नीचे गिरने लगे। उन्हीं के साथ वो अस्थि कलश जो सुनैना ने छुपाया था वो नीचे आ गया। उसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने उसे पहचान लिया। थैंक गॉड मिल गया। चलो जल्दी से मंदिर में जाकर गंगा जल ढूंढते, गौरव ने उसे उठाकर कहा। पार्थ और गौरव जल्दी से नीचे आए। उन्हें मंदिर में एक बड़े से कलश में गंगा जल मिल चुका था। उन्होंने उस कलश को उसमें उड़ेल दिया। उसके अंदर उड़ेलते ही वहाँ एक जोरदार बहुत सी औरतों की चिल्लाने की आवाज़ें आई, पर वो धीरे धीरे शांत होती और पूरी तरीके से बंद हो गई। उन सभी चंद्रवंशी बहुओं की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के बाद गौरव और पार्थ के चेहरे पर सुकून के भाव थे। अर्जुन और नंदिनी उस कमरे के जरिए कालखोर मंदिर तक पहुंच चुके थे, जबकि पार्थ और गौरव अभी तक बाहर थे। गौरव ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो बंद था। अब कुछ नहीं हो सकता। हम फेल हो गए। हम उन्हें नहीं बचा पाए। हम तो अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। उर्मिला आंटी, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकती हैं, पार्थ ने आगे कहा। गौरव ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों वहाँ से उर्मिला के कमरे की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत से रिश्तेदार और बाकी घर वाले मिले जो कि किसी स्टैचू की तरह खड़े थे। उन दोनों को उन्हें इस तरह देखकर बहुत हैरानी हुई। साथ ही ये समझते भी देर नहीं लगी कि ये किसका काम हो सकता है। वो लोग हमारी सोच से भी परे हैं और काफ़ी पावरफुल भी। अब इन्हें होश में कैसे लेकर आए? पार्थ ने पूछा। जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो जगाने के लिए अक्सर पानी का यूज़ किया जाता है। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इनकी नींद कोई आम नींद हो सकती है। ज़रूर इन पर भी उन्होंने अपना ब्लैक मैजिक किया होगा। क्यों न हम इन पर गंगा जल का यूज़ करें? गौरव ने जवाब में कहा। पार्थ को उसका सुझाव अच्छा लगा। वो गंगा जल लेकर आया और सबसे पहले उन्होंने उर्मिला को ढूंढकर उसे नींद से जगाया। उनका वो आइडिया काम कर गया। उर्मिला ने अपना सर पकड़कर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कई रातों से सो रहे थे। अर्जुन कहाँ हैं? और नंदिनी, वो ठीक तो है ना? अर्जुन और नंदिनी का ख्याल आते ही उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में पूछा। आपको क्या लगता है आंटी, सब ठीक हो सकता है? आप इस तरह नींद में सोई हुई थी, महल के बाकी लोग भी इसी पोजीशन में हैं, तो वो दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? नंदिनी ज़बरदस्ती अर्जुन को कालखोर मंदिर ले गई। गौरव ने जल्दी जल्दी में उन्हें सब बताया। हम उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, पार्थ ने पूछा। अफसोस कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, उर्मिला ने भारी आवाज़ में कहा। उसे खुद पर बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। चलिए फिर ऊपर चलकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, शायद वहाँ जाकर कुछ किया जा सके। गौरव बोला, ठीक है, हम अपने साथ उन्नति और हेज़ल को भी ले लेते हैं, वो भी हमारी टीम में है। एक साथ इतने लोग होंगे तो मदद मिलेगी, पार्थ ने कहा।
इसके बाद उन्होंने हेजल और उन्नति को भी नींद से जगाया। उन दोनों की हालत भी बिल्कुल उर्मिला की तरह थी। उनके होश में आते ही पार्थ ने कहा, चलिए जल्दी से चलते हैं। नहीं, उर्मिला के ना कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। उर्मिला ने उन्हें समझाते हुए कहा, हम सब लोग वहाँ गए और हमारे पीछे से घर वालों पर कोई मुसीबत आई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें होश में लाना ज़रूरी है। हम में से किसी एक को यहाँ रुकना होगा। हेज़ल, क्या ये तुम कर लोगी? गौरव ने हेज़ल की तरफ देखकर पूछा। तुम इन सबको जगाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाना, उर्मिला ने कहा। गौरव ने उसके हाथ में गंगा जल दिया और उन सबको जगाने का तरीका बताया। जल्दी वो लोग गौरव और पार्थ उन्नति के साथ जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गए। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। उधर नंदिनी ज़बरदस्ती अर्जुन को उस जगह पर लेकर आ गई थी। उसके कदम सीधे कालखोर के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन भी ये देखकर हैरान था। वो उस जगह पर पहले भी आ चुका था। नंदिनी वहाँ पहली बार आई थी, फिर भी वो इस तरह चल रही थी मानो ये जगह उसके लिए किसी भी तरीके से अनजान ना हो। नंदू, प्लीज़ ये मत करो। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहाँ से वापस चलती हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर नंदिनी उसकी बात सुन नहीं रही थी। वो बस एक ही बात गिड़गिड़ाए जा रही थी, हमें अपने बहू होने का फ़र्ज़ निभाना है और हम इसके बीच किसी को नहीं आने देंगे। अर्जुन को उसे रोकने के लिए जो भी सही लग रहा था वो उसे बोले जा रहा था। याद है मिस चंद्रवंशी, जब हम पहली बार मिले थे तब हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया और उसके बाद तुम्हें मुझसे। तुम्हें राजकुमार नंदिनी तो याद होगी हुई, उनकी बलि दी गई थी और उनके लिए रुक जाओ। नंदिनी ने फिर उनकी बात को अनसुना कर दिया। अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी। वो बोला, हम दोनों को तो सपने भी एक जैसे आते हैं। हम दोनों की शादी हो गई और मैं तुम्हें बलि के लिए लेकर आ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे फंसा रहे हो। प्लीज़ रुक जाओ मिस चंद्रवंशी। अर्जुन नंदिनी को रोकने के लिए उसको पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में नंदिनी उसे कालखोर मंदिर तक ले आई थी। वो उसे लेकर मंदिर के अंदर गई और सामने मौजूद मूर्ति को प्रणाम किया। अर्जुन ने देखा वहाँ प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियाँ मौजूद थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आओ, क्या हुआ छोटे राजकुमार, जितने हाथ पैर मारने थे मार लिए। हमें हराना इतना आसान नहीं है, सुभद्रा ने उपहास करते हुए कहा। यही फ़र्क है हम में और आप लोगों में। हम आपकी तरह घटिया नहीं हो सकते। मैं इसे उन चंद्रवंशी बहुओं की तरह इस जगह पर कैद होने के लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे राजकुमार महेंद्र प्रताप की तरह हम दोनों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया। तुम चाहो तो अपनी चलो नहीं बहू, तुम्हारी पूजा की जाए। सुभद्रा उठकर आई और उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर अर्जुन के हाथ से अलग किया। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें हमारे अलावा किसी और की बुरी नज़र ना लगी। मौका पाकर अर्जुन ने वहां रखी तलवार को उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले सुनैना ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके हाथों को पीछे की तरफ कर दिया। वो चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। वहीं सुभद्रा नंदिनी को बलिस्थल पर लेकर गई और वहाँ उसे ले जाकर उसके शरीर की पूजा करने लगी। जैसे जैसे वो उस पर कुछ विशेष सामग्रियाँ डाल रही थी, नंदिनी की चीख निकल रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके शरीर की पूजा करने के बाद सुभद्रा ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, चलो आओ और अपने रक्त से इसकी मांग भरो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। तुम जानते हो ना, हमें सब जबरदस्ती करवाना आता है, प्रताप सिंह ने क्रूरता के साथ कहा। सुनैना ने मंत्र बुदबुदाने बंद कर दिए। इसी के साथ अर्जुन के हाथ खुल गए। प्रताप सिंह ने उसे नंदिनी के पास धकेला और वहां मौजूद तलवार से उसकी अंगूठी पर हल्का घाव किया। उसके बाद प्रताप सिंह ने अर्जुन के गले पर तलवार रखी और उसे नंदिनी के पास लेकर गए। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों के बीच बस एक ही कदम का फासला था। अर्जुन के नंदिनी की मांग में खून लगाने के बाद यह फासला भी मिटने वाला था। उन चारों के चेहरे पर पहले से ही जीत की खुशी झलक रही थी। तो थोड़ा समय ले सकते हो, हमारे पास बहुत समय है। हम आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ वक्त बिताने से नहीं रोकेंगे, प्रताप सिंह ढिठाई से बोले। हाँ अवश्य, बोलते हुए सुभद्रा उनसे दूर चली गई। वो चारों अर्जुन और नंदिनी से दूर थे। अर्जुन ने नंदिनी की आंखों में देखा तो उनमें आंसू थे। उनके वश पे होने की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर अर्जुन को सब महसूस हो रहा था। नंदिनी की तरफ देखते हुए उसकी नज़र उसकी उंगली पर गई जिसपे उसने अंगूठी पहन रखी थी। की नज़रों से छुपकर तुरंत नंदिनी के हाथ से वह अंगूठी निकाल ली और इसी के साथ नंदिनी का वशीकरण टूट गया था। अर्जुन वो जोर से चिल्लाई और उसके गले लग गई। उसने चिल्लाने के साथ ही प्रताप सिंह सहित उन तीनों रानियां सतर्क हो गई। सुभद्रा ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, तुम दोनों को इसकी सज़ा भुगतनी होगी। ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अर्जुन। नंदिनी को कुछ भी याद नहीं था। उसने खुद को अर्जुन को शादी के जोड़े में पाया तो उसे और भी हैरानी हो रही थी। डोंट टेल मी कि हमारी शादी हो गई है और तुम मुझे बलि देने के लिए यहाँ इनके पास लेकर आए गई। नंदिनी ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देख कर कहा, हाँ हमारी शादी हो गई और बलि देने के लिए मैं तुम्हें नहीं लेकर आया, तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आए हो।
अब कोई बहस मत करना मिस चंद्रवंशी, इससे पहले गुस्से में मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँ। अर्जुन गुस्से में बोला। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, अब जल्दी से भागो यहाँ से। उसका इशारा पाते ही नंदिनी उसके साथ भागने लगी। उसे काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन पीछे मौत को देखकर खुद ब खुद हिम्मत भी आ रही थी। दोनों सामने की तरफ भाग रहे थे, जबकि प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां उन्हें रोकने के बजाय वहीं पीछे खड़ी थी। उन्हें जितना भागना है भागने दो, ये नहीं जानते कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ से निकलने का रास्ता किसी और की कैद से होकर गुजरता है, सुभद्रा ने कहा। उसके बाद प्रताप सिंह और उसकी तीनों रानियां धीमे कदमों से चलते हुए बाहर की तरफ आने लगी। वो अर्जुन और नंदिनी भागते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन और नंदिनी को कोई मंजिल नजर नहीं आ रही थी। वो दिशाहीन होकर सामने की तरफ दौड़ रही थी और उन्हें इस तरह फंसा हुआ देखकर उन चारों के चेहरे पर हंसी के भाव थे। ऊपर मौजूद उर्मिला, गौरव, पार्थ और उन्नति उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश कामयाब हो गई। उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया और बिना सोचे समझे उस कमरे के अंदर कदम रखा। कालखोर के मंदिर के आगे खड़े प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों ने देखा अचानक सामने की तरफ एक दरवाजा बना था, जिसमें प्रवेश करके अर्जुन और नंदिनी वहां से गायब हो चुके थे। तो वहीं दरवाजा खोलकर वो चारों उस हिस्से में फंस चुके थे। वहां आने के बाद उन्होंने हैरानी से इधर उधर देखा। उन्हें सामने की तरफ प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां नजर आई। ये कैसे मुमकिन है? इन बेवकूफ़ों के दरवाज़ा खोलने की वजह से वो दोनों यहाँ से आज़ाद हो गई हैं। इन्हें होश में लेकर कौन आया? प्रताप सिंह का सारा गुस्सा उनके ऊपर उतर रहा था। वो गुस्से में उन चारों को के पास गए। उनके साथ उनकी तीनों रानियां भी थी। उर्मिला को वहाँ देखकर सुभद्रा ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा हमारे रास्ते का रोड़ा बनी हो उर्मिला। हमने एक बार माफ़ किया तुम्हें, लेकिन इस बार नहीं। जानते हैं जीजी, हमारे पास वक्त समय नहीं है, इतना भी नहीं कि हम उनका इंतज़ार करें। हमें जल्द से जल्द उन दोनों को वापस यहाँ लाना होगा। सुनैना ने उन्हें बलि के बारे में याद दिलाया। इनसे हम निपट लेंगे जीजी, आप जाकर उन दोनों को लेकर आइए, सुकृति बोली। सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से जाने लगी। तभी प्रताप सिंह ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, देखा जाए तो हमें उन दोनों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है। वो पार्थ के पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, ये लड़का भी तो चंद्रवंशी है। रक्तबंधन के लिए चंद्रवंशी और हमारा वंश का वंशज होना ज़रूरी है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि चंद्रवंशज लड़का हो या लड़की? उन्होंने उन्नति की तरफ देखकर कहा, इस बारे में तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। सुभद्रा ने मुस्कुरा कर कहा। उनकी बात सुनकर उन्नति रोने लगी। पार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, तुम डरो मत उन्नति, ये तुम्हें डराने के लिए सब कह रहे हैं। देखना अभी सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ, आप तो इन्हें पहले से जानती हैं ना, प्लीज़ इन्हें बोलिए ना, ऐसा कुछ मत करें, मैं मरना नहीं चाहती। उन्नति उर्मिला के सामने गिड़गिड़ाने लगी। याद है उर्मिला, तुमने कहा था कि अगर हम तुम्हारे बेटे को बख्श देंगे तो तुम्हारे हमारा साथ दोगी तुम। लो बख्श दिया तुम्हारे बेटे को, उसकी इतनी नादानियों के बावजूद भी, कहकर सुभद्रा हंसने लगी। सुनैना ने मंत्र बुदबुदाते हुए उन सबके हाथ बांध दिए तो जबरदस्ती उन्नति और पार्थ को लेकर मंदिर में आई। वो सब भी उनके साथ थे। सुभद्रा उन्नति और पार्थ की शादी करवा रही थी ताकि पार्थ की बलि दे सके। वहीं उस जगह से निकलने के बाद अचानक नंदिनी और अर्जुन ने खुद को महल में पाया। उन्हें खुद को महल में देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। ये सब कैसे हुआ? अभी तो हम उस जगह पर थे। हमें यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि वो हम तक पहुँचे। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। उसने कुछ नहीं कहा और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। अर्जुन भी उसके साथ था। बाहर जाते ही उसे अचानक कदम रुक गए और उसने कहा, हम लोग महल के बाहर हैं, इसका मतलब हमारी जगह पर कोई और उस जगह पर फंस गया है। मुझे अच्छे से याद है जब उन्होंने कहा था कि इस महल से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम क्या बोल रहे हो? कौन सा रास्ता, कौन सी जगह और कौन फंस गया है? नंदिनी ने पूछा। नंदू, ये कोई आम जगह नहीं है। प्रताप सिंह ने कहा था कि उस जगह से निकलना आसान नहीं है। उस जगह में फंसा हुआ कोई इंसान तभी बाहर निकल सकता है जब उसकी जगह पर कोई और गलती से या जानबूझकर वहां पहुंच जाए। इसका मतलब हमारी जगह पर कोई और वहां पहुंच गया है। हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन ये उनका कोई भी प्लान हो सकता है। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। प्लीज़ यहाँ से चलो, नंदिनी ने घबरा कर कहा। खतरा तुम्हारी जान को है, मेरी जान को नहीं। तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी आती होगी, वहाँ चाबियाँ रखी होंगी, तुम यहाँ से दूर जा सकती हो। खुद के साथ देवी माँ की मूर्ति ले लेना। उनके साथ होने पर वो लोग तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। मैं इस तरह किसी अपने को वहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, अर्जुन ने गंभीर आवाज़ में कहा। उसने नंदिनी के साथ जाने से मना कर दिया था। अर्जुन ने देखा नंदिनी भी वहाँ से बाहर जाने के बजाय वहीं पर खड़ी थी। उसने धीमे से कहा, मुझे तो याद तक नहीं कि पिछले 2 दिनों में मेरे साथ क्या हो रहा है, पर इतना ज़रूर पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुसीबत में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। कहकर उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और आगे बोली, चलो साथ चलकर उन्हें बचाते हैं। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद उसने कहा, हम ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते, बिना किसी प्लान के तो बिल्कुल भी नहीं। चांद का खतरा हम दोनों पर है। राजकुमार नंदिनी ने कहा था कि तीनों रानियों को पहले मारना होगा। उनको मारते ही महल और प्रताप सिंह पर किया काला जादू टूट जाएगा। तीनों रानियों को मारने के लिए उन्हें जलाना होगा और फिर उन्हें हमें गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हम अपने साथ गंगा जल लेकर चलते हैं, नंदिनी ने जवाब दिया। हम राजकुमार नंदिनी को अपने साथ लेकर चलें, उनके पास भी तो पावर है। नंदिनी को राजकुमार नंदिनी के मुक्ति होने के बारे में नहीं पता था। उनका जिक्र आते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया।
उसने मायूस होकर कहा, यह सुनकर तुम्हें खुशी होगी या नहीं नहीं जानता, पर राजकुमारी नंदिनी की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। हमने अब सभी चंद्रवंशी बहुओं सहित उनके राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के शव को जला दिया। ये सब सुनकर नंदिनी को भी समझ नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। उसने बात को बदलते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी और दोनों मंदिर में गए। वहां जाकर अर्जुन ने उस अस्थि कलश को देखा जो कि खाली था। उसे देखते ही वो समझ गया कि जरूर गौरव और पार्थ ने उसे गंगा जल में प्रवाहित कर दिया होगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें गंगा जल नहीं मिला, क्योंकि वो पहले ही गौरव और पार्थ उपयोग में ला चुके थे। ये सब भी कर अभी होना था, अब हम कैसे? अर्जुन गुस्से में बोला। तभी नंदिनी ने माता रानी के सामने रखा पूजा का कलश उठाया और कहा, यहाँ रहते हुए मैंने नोटिस किया था कि माँ जब भी पूजा करती थी तब इसमें पानी के साथ गंगा जल डालती थी। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसे लेकर चलते हैं। अर्जुन बोला, नहीं ऐसे नहीं, इसे किसी बोतल में डाल देते हैं ताकि दौड़ने पर ये पानी नीचे ना गिरे। नंदिनी ने कहा और दौड़कर किचन से बोतल लेकर आई। उसने वो पानी भरा और अर्जुन को ये सब देखते हुए करते हुए शांति से देख रहा था। तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो मिस चंद्रवंशी। जवाब में नंदिनी मुस्कुरा दी। दोनों साथ में ऊपर गए। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अर्जुन का शक सही निकला। उनकी जगह पर कोई और उस जगह पर फंस चुका था। वो जाने से पहले नंदिनी से पूछा, क्या सच में हम दोनों की शादी हो गई है? अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे पकड़कर वहां से पीछे की तरफ लगे एक शीशे के सामने कर दिया। नंदिनी ने खुद को आईने में देखा तो उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। तो क्या जैसे हम दोनों सपने में देखते थे तो मुझे बलि देने के लिए वहां लेकर गए थे? नंदिनी ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर पूछा। जी नहीं मिस चंद्रवंशी, उनकी कृपा दृष्टि से आप उनके वश में हो गई थी और जबरदस्ती मुझे घसीटती हुई उस मंदिर तक लेकर आई थी। पुरानी बातों को सोचकर अर्जुन को हंसी आने लगी। अजीब बात है, मैं ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुरा रहा हूँ। अब जल्दी चलो। उसे जल्दी से खुद को संभालने की और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में प्रवेश किया। वो दोनों अगले ही पल वापस उसी जगह पर पहुंच चुके थे। उस जगह पर पहुंचते ही वो दोनों जल्दी जल्दी मंदिर में जाने लगे। उनके पास में वो गंगा जल से भरी बोतल थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा उन्नति और पार्थ की शादी हो रही थी। अब बलि पर नंदिनी की जगह पार्थ लेटा चिल्ला रहा था, जबकि उन्नति बेबस होकर पास खड़ी देख रही थी। वहीं उर्मिला और गौरव मौजूद थे, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। जैसे ही वो लोग रक्तबंधन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे थे, अर्जुन और नंदिनी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर सुभद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये हमारी अंतिम बलि नहीं होती तो आज से ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं होती। तो क्या हुआ जीजी, जो अंतिम प्रक्रिया है ऐसा करते हैं, साथ में इन दोनों को भी ले लेते हैं। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और कालखोर को भी बहुत खुशी मिलेगी। सुनैना ने हंसकर कहा, आप दोनों यहाँ से क्यों आए हैं? जब यहाँ से निकल ही गए थे तो फिर वापस क्यों आए? उर्मिला ने रोते हुए कहा, आपको इस तरह मुसीबत में छोड़कर भी तो नहीं भाग सकते। हमें कभी पीठ दिखाना नहीं आया माँ, और ना ही इन लोगों की तरह पीठ पर वार करना। अर्जुन ने जवाब दिया, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन मुसीबत आती है तब पता चलता है। सब लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन उस वक्त अगर मेरी तीनों रानियों ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आज तुम लोगों का नामो निशान नहीं होता। इस राजघराने का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सुख संपदा नहीं होती। प्रताप सिंह ने सख्त आवाज में कहा। वह अभी भी खुद को सही ठहरा रहे थे। मैं दुआ करता हूँ कि हमें ये सब ना मिलता। कम से कम इतने सालों तक उन मासूम लड़कियों की बलि तो नहीं दी जाती, उन्हें तड़पना तो नहीं पड़ता। अर्जुन ने जवाब दिया, किसी को अंदाज़ा भी है कि हम तीनों कितनी तड़पी थी जब हमने अपना बलिदान दिया था? तभी हमें पीड़ा भी हुई थी, परंतु एक बार भी हमारे मन में ये नहीं आया कि हम ये क्यों कर रही हैं। हमने हमारी प्रजा और राजघराने के बारे में सोचा, परंतु तुम आजकल की पीढ़ी स्वार्थी हो गई हो। तुम्हें बस खुद की खुशियाँ दिखाई देती है। सुभद्रा ने गुस्से में कहा, खुशियाँ तो आपको भी आपने ही दिखाई देती हैं। इतने सालों से आप लोग जिंदा हैं, फिर भी आपका मन नहीं भरा। आप चाहते तो अपने बलि देकर सबको इस बीमारी से निजात दिला सकते थे, लेकिन आपका स्वार्थ, आपके स्वार्थ ने आपको ये करने से रोका। ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहना, सुख संपत्ति, एक दूसरे का साथ, लालच ने आपको अंधा कर दिया और आप लोग बेगुनाह लोगों की जान लेते गए। अर्जुन भी उस वक्त काफ़ी गुस्से में था। उसने उसी लहजे में उन्हें जवाब दिया, वो लोग बस तीनों रानियां खुद को सही। अर्जुन अपनी बात के जरिए कहे जा रहा था। इस बीच नंदिनी ने मौका देखकर वहां रखी मशाल को उठाकर वहां आग लगा दी। उसने सबसे पहले कालखोर की मूर्ति जलाई और उसके बाद घास फूस से बनी उस झोपड़ी को आग लगा दी। जैसे ही उन लोगों को आग महसूस हुई, सुभद्रा गुस्से से नंदिनी की तरफ बढ़ी और उसे हवा में उछाल कर दूर पटक दिया। तुम सब ऐसा कर भी कैसे सकते हो? इसने गुस्से में कहा। जैसा आपने किया वैसे ही हम कर रहे हैं। धोखे से आप लोगों हमें यहाँ लेकर आए थे और उसी तरह धोखे से आपको जवाब मिल रहा है, नंदिनी ने कहा। खुद को आग से बचाने के लिए सब बाहर की तरफ भागने लगे। प्रताप सिंह उनमें सबसे आगे थे। कुछ ही देर में आग वहां फैल गई। अग्नि के आगे सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की शक्तियां कमजोर हो जाती थी। वो तीनों उसमें फंस गई थी। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति। प्रताप सिंह जोर से चिल्लाए। ये उन तीनों रानियों के साथ अंदर जाना चाहते थे, परंतु पार्थ और गौरव ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। देखते ही देखते तीनों रानियां आग में जल गई और इसी के साथ उनका किया काला जादू टूट गया।
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, प्रताप सिंह गुस्से में चिल्लाए। धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित होने लगा। पहले वो एक जवान आदमी दिख रहे थे, वहीं धीरे धीरे एक हड्डियों के झांटे में बदल गए, जिनके ऊपर त्वचा की एक काली पतली परत थी। वो काफी कमजोर और निढार होकर उस जगह पर पड़े थे। तीनों रानियों का किया काला जादू टूटते ही ऊपर महल की दीवारें टूटने लगी। हेजल पहले ही सब घर वालों को वहां से बाहर लेकर जा चुकी थी। अर्जुन और नंदिनी जिस जगह पर मौजूद थे वो सभी उन रानियों के जादू से मुक्त हो चुकी थी। वो सभी लोग प्रतापगढ़ की सीमा से दूर एक सुनसान जगह पर खड़े थे। ये वही जगह थी जहाँ अभी कालखोर का मंदिर हुआ करता था। उन्होंने उस जगह को अपने जादू से बांधकर लोगों के लिए दृष्टि बना दिया था। उसका सीधा रास्ता उनके महल से खुलता था, जहाँ से तीनों रानियां पूजा करने अक्सर जाया करती थी। सब कुछ ठीक होते उर्मिला ने दौड़कर अर्जुन को गले लगाया। सब एक दूसरे को संभालने में लगे थे। जैसे ही वहां लगी आग शांत हुई, नंदिनी ने उस पर अपने साथ लाए गंगा जल वहां डाल दिया। तीनों रानियों की राख अब वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग काफी देर से वहां मौजूद थे, इसीलिए महल की उन्हें कोई खबर नहीं थी। अब जब सब कुछ शांत हो गया था तब तक सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी ने अपनी दस्तक दे दी थी। प्रताप सिंह अभी भी जमीन पर निढाल गिरे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखकर कहा, हमें नहीं लगता कि अभी इन्हें कोई और सज़ा की ज़रूरत है। इन्हें अपने की सज़ा खुद ब खुद मिल रही है। हाँ सही कह रहे हो, परंतु इन्हें ऐसे छोड़ना भी सही नहीं होगा, उर्मिला ने जवाब दिया। अर्जुन ने उनकी बात पर हामी भरी। प्रताप सिंह अपना शरीर त्याग चुके थे। वो गाँव वाले की मदद से उनका शरीर लेकर महल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें महल से टूटने का पता चला। बाकी घर वालों का महल के आगे मौजूद थे। वहीं एक ही रात में कितना कुछ हो गया था। पहले खुशियों ने दस्तक दी, जहाँ तुम दोनों की शादी हुई तो दादासा की मौत हो गई, साथ ही महल भी गिर गया। सब कुछ एक सपने की तरह लगता है। गांव में किसी के घर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लगता है ऐसे भूकंप यहीं पर आया था, दीपक सिंह ने कहा। यह महल बहुत कमजोर और पुराना था, इतना कि एक छोटा सा भूकंप का झटका भी सहन नहीं कर पाया, रविंद्र प्रताप ने कहा। महल के गिरने की वजह वो भूकंप मान रहे थे। अर्जुन ने इधर उधर देखा कि सभी परिवार वाले ठीक हैं या नहीं। सभी वहां पर मौजूद थे सिवाय रावी के। उसने घबरा कर पूछा, रावी कहाँ है? वो भी तो महल में आई थी। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा वो तुम दोनों की शादी से अपसेट होगी। और हेजल ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि वो हमें लेकर कहाँ जा रही है, साक्षी ने सुबकते हुए कहा। रावी उस महल में मौजूद थी और उसकी जान जा चुकी थी। एक लंबे अरसे के बाद प्रतापगढ़ में सब कुछ सही हो गया था। अर्जुन सहित सबको भी, जिसको भी इस बारे में पता था, वो काफ़ी खुश थे, तो बाकी लोग इस घटना से गमगीन थे, जहाँ उन्होंने अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य को खो दिया था। लगभग एक महीने बाद दिल्ली के एक 7 स्टार होटल में अर्जुन और नंदिनी के साथ पार्थ और उन्नति की रिसेप्शन पार्टी हो रही थी। सब काफ़ी खुश थे। वो सब प्रताप सिंह और महल में आए हुए हादसे को भुलाकर आगे बढ़ रहे थे। पार्टी में नंदिनी के पापा रमन सिंह अपने भाई रमन सिंह और उसके परिवार वालों से काफ़ी वक्त बाद मिले और दोनों के बीच मनमुटाव भी ठीक हो गया था। तुमने इतने साल बाद बेवजह ही गवा दिए। छोटे बाबूजी तुमसे नाराज़ थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे भी दूर हो जाओ। तुमने तो मुझसे भी सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए। ये तो अच्छा हुआ जो बच्चों के जरिए हम वापस मिल गए, रमन सिंह ने उन्हें गले लगा कर कहा। अपने गुस्से में भूल गया था भैया, पर अब सब ठीक हो गया है। उन्नति और पार्थ की शादी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन वो दोनों काफ़ी खुश थे। तो वही गौरव और हेजल ने अपने दिलों की बात एक दूसरे को बता दी थी। इन सबको खुश देखकर अर्जुन और नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो क्या सोचा है मिस चंद्रवंशी, मेरे साथ एक मेरे छोटे से क्वार्टर में एडजस्ट कर लोगी? मैं तुम्हें वापस लंदन जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। अर्जुन ने नंदिनी के चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा। एजुकेशन भी ज़रूरी है और तुम भी, क्यों ना दोनों को साथ में तुम्हारे साथ कंप्लीट किया जाए। मैं अपनी स्टडी लंदन की बजाय दिल्ली से कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में रह पाएंगे। और नंदिनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और सबकी नज़रों से छुपकर उसके गाल पर हल्का सा किस किया। और आगे कुछ कहने की ज़रूरत क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। एक लंबे समय बाद ही सही प्रतापगढ़ के महल ने इतनी अनहोनियों के बाद इश्क की दास्तां लिखी दी थी। अर्जुन और नंदिनी के इश्क की दास्तां जो मुकम्मल हो गई थी।